एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल वीकेएस ऑनलाइन एजुकेशन पे स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था द्विघात समीकरण के कुछ थ्योरी और उससे संबंधित एक प्रश्न। आगे के प्रश्न के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है। द्विघात समीकरण से संबंधित और भी प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो देखते हैं कुछ प्रश्न। जो दूसरा प्रश्न है वो लिखा हुआ है कि किसी द्विघात समीकरण का विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पे मूल्य क्या होगा। तो कल हम लोगों ने उसका कुछ प्रकृति के बारे में देखा था कि जब द्विघात समीकरण का विवेचक डी विविक्त जब डी का वैल्यू 0 होता था तो उस कंडीशन में इसका जो वास्तविक हल होता था और बराबर हल होता था। डी का वैल्यू जब लेस देन 0 होता था तो उस कंडीशन में लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव जो रूट के अंदर में डी का वैल्यू क्या होता था, रूट अंडर b² - 4ac, यही होता था डी का वैल्यू। तो अगर रूट के अंदर कोई संख्या क्या हो जाएगा, रूट के अंदर संख्या नेगेटिव हो जाएगा तो इसको अवास्तविक बोलते थे, और अवास्तविक तथा भिन्न यानी कि असमान होता था हल। अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता था तो इसका कुछ ना कुछ रूट निकलता था, तो परमेय नहीं निकलता था तो अपरमेय। तो इस कंडीशन में ये वास्तविक रहता था। परमेय और अपरमेय के सम्मिलित रूप को वास्तविक बोलते थे। तो इस कंडीशन में वास्तविक तथा असमान होता था। तो इसमें बोल रहा है कि अगर डी का मान शून्य से बड़ा हो गया, शून्य से बड़ा हो गया यानी इसका वैल्यू अंडर रूट डी का वैल्यू जो होगा शून्य से बड़ा, कोई पॉजिटिव नंबर आएगा तो या तो इसका पूरा निकलेगा, क्या होता था, -b + अंडर रूट d/2a, यही होता था फॉर्मूला। तो अगर इसका पूरा रूट निकलेगा तो परमेय हो जाएगा, और नहीं निकलेगा तो अपरमेय हो जाएगा। और परमेय और अपरमेय के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या बोलते थे। तो इस कंडीशन में इसका क्या हो जाएगा, एक प्लस मिलेंगे एक और माइनस मिलेंगे। तो इस कंडीशन में इसका जो हल होगा, दो हल होगा और दोनों का दोनों वास्तविक होगा जब डी का वैल्यू बड़ा रहेगा। अगर डी का वैल्यू छोटा रहता तो अवास्तविक हो जाता, और बराबर रहता तो ये डी का वैल्यू अगर 0 के बराबर होता तो ये तो खत्म हो जाता, और ये खत्म हो जाता तो वास्तविक और बराबर होता। तो इसमें बोल रहा है कि शून्य से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक तो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, असमान। तो वास्तविक और असमान भिन्न, यानी कि अवास्तविक और ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो जाएगा, वास्तविक और भिन्न ये पहला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अगर कोई द्विघात समीकरण दिया गया है तो उसका विवेचक निकालिए। तो हम लोग विवेचक का फॉर्मूला जानते हैं, विवेचक निकाल सकते हैं। डी का वैल्यू पूछ रहा है निकालने के लिए, तो डी बराबर क्या होता है, अंडर रूट b² - 4ac, वैल्यू पुट कर दीजिए। अंडर रूट बी का वैल्यू कितना है, 2 नहीं, दो का वैल्यू, बी का वैल्यू कितना है, -2। जब भी हम लोग कोफिशिएंट गुणांक लिखते हैं, एक्स का गुणांक लिखें, x² का गुणांक लिखे या कांस्टेंट टर्म लिखे, उसके साइन के साथ लिखते हैं। तो x का गुणांक कितना हो, -2, तो हम लोग लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर, और माइनस का माइनस 4 का 4, a कितना है, x² का गुणांक कितना है, 3, तो 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई c कितना है, कांस्टेंट टर्म 1/3, तो 1/3 से 3 कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस यहाँ भी 4 बचेगा, और ये रूट में क्या हो जाएगा, 0, यानी डी का वैल्यू यहाँ पे कितना चला आएगा, 0, यानी कि बराबर एन वास्तविक एन बराबर हल होगा, वास्तविक एन समान हल होगा। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर प्रश्न बोला निम्नलिखित से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण हम लोग कैसे पहचानते हैं, वैसा जिसमें x का यानी चर का मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो, उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो हम लोग चेक कर लेंगे कौन द्विघात समीकरण है। देखिए ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके करेंगे तो x में x से गुना करेंगे तो x², और x में 1 से तो 1x, और फिर ये 2x, तो 2x और 1x 3x, और ये 2 में x से गुना करेंगे तो 3। तो इसको जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² + 3x + 3 बराबर 0। तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 2 है। इसमें देख रहे हैं तो दिख ही रहा है कि x का 1 पावर है, x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। इसको हम लोग चेक करते हैं, इसमें दिख रहा है कि x² है, लेकिन इसको हम लोग अभी सोल्व करेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सोल्व जब करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे x आ जाएगा, और यहाँ x आ जाएगा, यहाँ 1 है, 1 में यहाँ से डिवाइड मारेंगे x² में, x में x से गुना करेंगे तो यहाँ x² आ जाएगा, और प्लस ये 3 हो जाएगा बराबर x² हो जाएगा। अभी x² इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, ये डिवाइड में यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये x² + 3 बराबर x3। देखिए ये क्या हो गया, x3 के फॉर्म में हो गया। तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा, नहीं। आप इसको देख करके डायरेक्ट द्विघात समीकरण नहीं बता सकते, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0, इस रूप में लाना होगा। x हमेशा हर में नहीं होना चाहिए, अंश में होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो जब भी इस तरह से प्रश्न पूछे तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, उसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो डिवाइड, एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेकर के उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस रूप में लाएंगे। अगर इस रूप में लाने के बाद x का मैक्सिमम पावर 2 होगा तभी वो द्विघात समीकरण होगा। यहाँ तो डायरेक्ट हमको दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में कि x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है।
आगे हम लोग देखते हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित समुच्च, नीचे समुच्च दिया हो गया। देखिए ये मंझली ब्रैकेट से कर्ली ब्रैकेट से दिखाया गया, कर्ली ब्रैकेट से हमेशा समुच्च के समूहों को दिखाया जाता है। तो द्विघात समीकरण इतना का मूल्य होगा, तो जब हम एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 का हम लोग रूट निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर है यानी कि इसका 2 हल होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। तो इसको जब निकालेंगे तो ये माइनस से प्लस में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 5। अब एक्स का वैल्यू इधर रूट में जाएगा तो प्लस माइनस में जा करके टूटता है। कैसे टूटता है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 5, यानी कि प्लस रूट 5 और माइनस रूट 5। तो देखिए ये रूट का वैल्यू आ गया ना, और रूट का वैल्यू अगर अंदर हो और उसका पूर्ण वर्ग नहीं होता तो अपरमेय संख्या, पूर्ण वर्ग हो जाता तो परमेय संख्या, और अपरमेय और अपरमेय के वास्तविक दोनों के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन में दिया क्या, ये पूर्णांक है? नहीं, पूर्णांक तो पूरा पूर्णांक होता है, 1 2 3 4 5 6, या माइनस में -2 -4 -5। क्या ये परमेय है? नहीं। अगर इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकल रहा है तो ये परमेय नहीं होगा। ये रूट के अंदर हो और उसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलो तो परमेय नहीं होगा। क्या ये अपरमेय है? हाँ, ये अपरमेय है। रूट के अंदर कोई संख्या रहता है और वो उसका पूर्ण वर्ग न हो तो अपरमेय। रूट के अंदर कोई संख्या है, अगर वो नेगेटिव में है, माइनस में है, तो अवास्तविक संख्या हो जाता था। या सभी, तो सभी नहीं हो सकता है, तो अपरमेय संख्या। मैंने संख्या पद्धति से संबंधित प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट करते हुए वास्तविक संख्या तक जो भी संख्या हमको पढ़ना है अंदर 10 क्लास के अंदर, उसका मैंने वीडियो बनाया है वास्तविक संख्या के नाम से। आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 और -3 हो तो क्या होगा। ये हम लोग द्विघात बहुपद में भी पढ़े थे कि अगर उसका मूल्य दिया हो रहता है तो हम लोग कैसे बहुपद निकालते थे। ठीक उसी तरह से यहाँ पे 2 क्या दिया गया है, मूल दिया गया, तो हम लोग कैसे समीकरण निकालते हैं देखते हैं। ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ। हम लोग कैसे निकालते हैं इसका समीकरण। देखिए 2 हल दिया हुआ है, एक अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, एक बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -3। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो -9 हो जाएगा। अल्फा इतना है, बीटा इतना, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 होगा। 3 और -3 जोड़ेंगे तो 0, गुना करेंगे तो -9 हो जाएगा। अब द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता था, हम लोग द्विघात बहुपद में 2 तरह का देखे थे द्विघात समीकरण निकालने का तरीका। ऊपर में नहीं दिख रहा, अल्फा बराबर 3 दिया हुआ और बीटा बराबर भी दिया हुआ है -3, ठीक है। और दोनों को जोड़ें तो 0 हो गया, और दोनों को मल्टीप्लाई किए तो -9 हो गया। हम लोग द्विघात बहुपद में ये 2 फॉर्मूला देखे थे। एक, जब ये अल्फा बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूर्णांक में दिया हुआ रहता था तो वहाँ पे ए का वैल्यू 1 मान लेते थे, और जब ये वैल्यू भिन्न में दिया रहता था तो भिन्न का हम एलसीएम निकालते थे, जो आता था वही ए का वैल्यू होता था। तो फॉर्मूला क्या होता था, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जो ए का वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पे। अगर ये दोनों पूर्णांक होता तो इसका वैल्यू 1 हो जाता था, अगर पूर्णांक नहीं होगा भिन्न में होगा तो उसका वैल्यू एलसीएम निकाल के लाते थे। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 0 x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया -9, तो -9 प्लस माइनस माइनस होगा, डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, चूँकि यहाँ पे हम लोग जब देख रहे हैं तो ये दोनों पूर्णांक में है, इसलिए हम लोग ए का वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा बीच वाला टर्म -1, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -9। यही जो होगा इसका रियल वैल्यू हो जाएगा, यही इसका बहुपद होगा एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0। देखिए ये हम तो मेथड से बनाए ना कि इस तरह से हम लोग इसको कोई भी बहुपद या कोई भी द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। केवल द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं और द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। तो ये तो हम लोग मेथड से, लेकिन इसको ऑप्शन से डायरेक्ट भी लगा सकते थे। बोल रहा है कि 3 और -3 है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3 और -3 है ना, अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि एक्स का टर्म नहीं रहेगा। अल्फा, इसको ध्यान से देखिए, एक 3 है एक -3 है, एक शून्य अल्फा बराबर 3 है, एक -3 है। जब ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a, तो इसका मतलब ये कि b का टर्म इसमें 0 हो जाएगा। अगर जोड़ने पे दो शून्यकों को, 2 हलों को, 2 मूलों को जोड़ने पे 0 हो जाए तो इसका मतलब वो कि x का टर्म उसमें नहीं रहेगा। x का टर्म उसमें नहीं रहेगा, और दूसरा एक प्लस एक माइनस है तो चेक कर लेंगे x का टर्म किसमें नहीं है, इसमें है और इसमें नहीं है। इसको जब भेजेंगे उधर तो रूट में आ जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस, और एक्स स्क्वायर बराबर 3 तो एक्स का बराबर √3 आ जाएगा। लेकिन इसको भेजेंगे तो 9 जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9 तो एक्स का वैल्यू +-3 आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे। हमेशा ये याद रखना है कि अगर 2 मूल दिया हुआ हो, दोनों को जोड़ने पे अगर वो 0 हो जा रहा है, एक साथ 0 हो जा रहा है, तो मतलब उसका एक्स वाला टर्म जो है वो 0 होगा। एक्स वाला टर्म उसमें नहीं होगा, केवल एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा। तो ये इसमें बेसिक चीज़ यही था, इसी से हम लोग ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। सब्जेक्टिव बनाएंगे तो इस तरह से फॉर्मूला लिख कर बनाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न बोल रहा है कि द्विघात समीकरण दिया गया है जिसका मूल्य बराबर हो, अगर मूल्य उसके बराबर हो तो कंडीशन के बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग सिंपल जानते हैं कि अगर कोई द्विघात समीकरण के मूल्य बराबर हो तो क्या होता है, d बराबर 0। अगर बराबर है तो d बराबर 0। अगर समान है तो या तो वास्तविक हो सकता है या अवास्तविक हो सकता है। वास्तविक होने के लिए d ग्रेटर देन 0 और अवास्तविक होने के लिए d लेस देन 0, यही तो तीन कंडीशन था। तो बोल रहा है मूल्य बराबर है तो d बराबर 0 होगा, तो d बराबर 0 करेंगे तो d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। d का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, उसको माइनस से प्लस में लेके जाएंगे तो बी स्क्वायर बराबर 4ac। इसको हम लोग थ्योरी में भी देखे थे कि डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि हो सकता है ऑप्शन में कंडीशन d बराबर 0 ना लिख करके डायरेक्ट ऑप्शन में दिया रहेगा बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो कहाँ से आएगा, d का वैल्यू ही होता है, विवेचक का वैल्यू ही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d 0 तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो यहाँ से 4ac को उधर भेज देंगे तो प्लस में चला जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का मूल्य वास्तविक एवं समान हो। देखिए इसमें भी पूछ रहा था कि मूल्य क्या हो, बराबर हो या समान हो। बराबर होगा तो वास्तविक ही होगा, क्योंकि अवास्तविक में बराबर नहीं होता है, असमान होता है। इसमें भी बेटा वास्तविक तथा समान हो तो मूल्य होंगे। देखिए इसमें पूछ रहा है कि तो मूल्य क्या निकालना, हमको मूल्य निकालना। इसमें बस कंडीशन पूछ रहा था कि अगर मूल्य बराबर है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, मूल्य बराबर हो तो करके लिख के और एक कंडीशन दे दिया है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था, कंडीशन। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर समान हो तो करके कंडीशन नहीं दिया, क्या लिखा है, पूछ रहा है कि मूल्य क्या होगा, हमको मूल्य निकालना। तो हम लोग जानते थे मूल्य का वैल्यू क्या होता था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, ये होता था फॉर्मूला हमारा। अब इसमें क्या बोल रहा है कि वास्तविक एवं समान हो। जब वास्तविक एवं समान होता था हल तो d का वैल्यू क्या हो जाता था, 0। तो रूट 0 बराबर 0, तो मूल क्या बच जाएगा, x बराबर मेरा क्या बच जाएगा, माइनस b, और ये तो 0 हो जाएगा बटा 2a। नहीं दिख रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा, इसको मिटा के। क्या हो जाएगा, अगर मूल वास्तविक तथा समान हो तो d का वैल्यू 0 हो जाता, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 0। तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, ये खत्म कर दीजिए। तो क्या बच जाएगा मेरा, माइनस बी बटा 2a, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा, माइनस बी बटा 2a, माइनस बी बटा 2a। ये देखिए प्लस बी बटा 2a दिया हुआ, माइनस बी बटा 2a इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बोल रहा है कि द्विघात समीकरण दिया गया है ax स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0, तो इसका मूल समान होने के लिए a का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मूल समान होगा तो d बराबर क्या हो जाएगा, 0। d का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b हमको ढूंढना है, a ढूंढना है, c ढूंढना है। तो हम लोग जानते थे कि b क्या होता था, x का गुना। तो x के गुना में क्या है, 4 नहीं, a नहीं, माइनस 4a, यानी इसका साइन भी लिखना है और x के साथ जितना भी टर्म है गुना में सभी को लिखते हैं। तो x के साथ गुना में कौन है, माइनस 4a। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस 4a, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। चलिए माइनस का माइनस 4 इंटू बी स्क्वायर, 4 इंटू a कितना है, a जो होता था x स्क्वायर का गुणन, तो x स्क्वायर का गुणन a ही है। और c कितना होता था, कांस्टेंट टर्म मेरा टोटल क्या है, जिसके साथ x नहीं है तो ये पूरा 2a प्लस 1 बराबर 0। अब बस इसको सोल्व करना है। देखिए सोल्व कीजिए, कुछ आएगा। सोल्व जब हम लोग इसको करेंगे तो ये माइनस 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है हमेशा, माइनस 4। अब इसको इससे गुना, 2a को पूरे 4a से गुना करेंगे, फिर 1 को 4a से गुना करेंगे। क्योंकि ये 4a जो है इसके पूरे के साथ गुना में है, 2a के साथ भी और 1 के साथ भी। तो 4a को 2a के साथ गुना करेंगे तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, और a में 8 से गुना करेंगे तो a स्क्वायर, तो 8a स्क्वायर। और ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर 4a में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, और ये बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए 16a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8a स्क्वायर और माइनस 4a बराबर 0 बचेगा। अब देखिए यहीं पे देखते हैं स्टेप और, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 4a को कॉमन ले लेते हैं। तो 4a को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2a, क्या बचेगा 2a, और यहाँ 1 बचेगा। जब दोनों टर्म, कोई भी टर्म दोनों में मौजूद हो तो उसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। मेरे पास क्या बचा, 4a इंटू 2a माइनस 1 बराबर 0। देखिए यहाँ पे इस
प्रश्न का बहुत अच्छा ट्विस्ट है, बहुत ही सुंदर तरीका से दिया है। जब दो संख्या गुना में हो तो या तो ये गुण जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। जब दो संख्याओं का गुणनफल जीरो हो तो या तो ये टर्म जीरो होगा तब जीरो पूरा संख्या जीरो हो जाएगा, या तो ये टर्म जीरो होगा तब ये जीरो हो जाएगा, या तो दोनों का दोनों टर्म जीरो होगा। जीरो में जीरो से गुना करेंगे तब जीरो होगा, या जीरो में किसी संख्या से गुना करेंगे तब जीरो होगा, या ये वाला संख्या वही रहे ये जीरो हो जाए तो इस जीरो में इससे गुना करेंगे तो फिर जीरो होगा। तो यही कंडीशन हो सकता है। तो एक बार हम इसको जीरो करेंगे 4a बराबर जीरो, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो। और एक बार हम लोग इसको जीरो करेंगे 2a माइनस 1 बराबर जीरो, तो एक 2a बराबर 1 और a बराबर आ जाएगा 1/2। तो मेरा a का वैल्यू तो 2 आ गया, एक जीरो आ गया, एक 1/2 आया। ऑप्शन में देखिए दोनों है, जीरो भी है 1/2 भी है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे a का वैल्यू जीरो और होगा कि 1/2 होगा, तो मेरा करेक्ट आंसर होगा 1/2। अब क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ नहीं, इसलिए होगा क्योंकि अगर a का वैल्यू हम लोग जीरो रखेंगे तो बताइए a का वैल्यू जैसे जीरो रखेंगे तो जो दिया गया द्विघात समीकरण है, देखिए क्या दिया हुआ है, ax स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1। जब इसमें जैसे ही a का वैल्यू हम लोग जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण 1 में बदल जाएगा। और ऐसे भी अगर ये यहाँ पे b c भी रहता तो यहाँ पे जैसे a का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण रहेगा नहीं, लेकिन हमको हल किसका होना चाहिए, द्विघात समीकरण का हल अगर समान हो, इस द्विघात समीकरण रहेगा तब ना इसका हल समान करेंगे। तो ये a का वैल्यू जीरो पुट करने पर यह समीकरण ही खत्म हो जाएगा, द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, केवल एक बचेगा। इसलिए a का वैल्यू जीरो नहीं होगा, a का वैल्यू 1/2 होगा, तब ये द्विघात समीकरण रहेगा और इसका हल जो होगा वो बराबर होगा। अन्यथा ये द्विघात समीकरण ही नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर मारेंगे 1/2। बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल्व करने के बाद कन्फ्यूजन में पड़ जाता है लोग कि जीरो होगा कि 1/2 होगा। तो हमेशा a का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/2। जीरो हम लोग नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि जीरो करने पर ये पूरा समीकरण ही खत्म हो जाएगा, द्विघात समीकरण ही खत्म हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए एक अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं इस चैप्टर से। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से क्या है 3 कम है, चौड़ाई क्या है कम है किससे, लंबाई से। तो अगर हम लोग मानते हैं कि मान लेते हैं लंबाई कितना मान लेते हैं हम लोग x, तो चौड़ाई इसका कितना हो जाएगा x माइनस 3। क्या रहा है क्वेश्चन में कि अगर लंबाई जो है चौड़ाई जो है x लंबाई से कम है, तो हमको लंबाई पता रहेगा तब ना हम बताएंगे कि चौड़ाई कितना है। तो लंबाई को x मान लिया तो चौड़ाई कितना हो जाएगा x माइनस 3। सिंपल है। अब बोले उसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल दिया गया है कितना 18 मीटर स्क्वायर। हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आसान एकदम से है, ये फॉर्मूला तो सबको पता है। इतना बराबर 18 मीटर स्क्वायर, लंबाई कितना माने है x, तो चौड़ाई कितना हो गया था x माइनस 3 बराबर 18 मीटर स्क्वायर। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, देखिए इसके लास्ट में, अभी हम लोग ये सब आसान है जो सब कोई कर सकता है, इसके लास्ट में जो आएगा ना लंबाई चौड़ाई को निकालने में, उसमें थोड़ा सा मैं जो ट्विस्ट इस क्वेश्चन में है वो मैं बताने के लिए प्रश्न को दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 3x बराबर 18 हो जाएगा कि नहीं। x में x से गुना करेंगे, x में 3 से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। इसको इधर लेके चलाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 बराबर 0। क्या एक द्विघात समीकरण बन गया। अच्छा ये जब द्विघात समीकरण बन गया तो यहाँ x का वैल्यू 2 आएगा, x का 2 वैल्यू आएगा। x का अगर जो 2 वैल्यू आएगा तो अगर x का हम माने क्या है लंबाई अगर 2 आएगा तो चौड़ाई कितना आना चाहिए, वो भी 2 आना चाहिए। मान लेते हैं कि लंबाई 4 और 5 आया, तो अगर लंबाई 4 होगा तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 1। अगर लंबाई 5 आया तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 2। तो यहाँ पे लंबाई 2 आएगा और चौड़ाई 2 आएगा। तो हम लोग देखते हैं किस तरह से वो आता है, इसलिए मैं ये प्रश्न को दिया हूँ। चलिए यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। x स्क्वायर, इसको हम लोग को गुणनखंड मेथड से तोड़ लेते हैं, माइनस 3x और माइनस 18 बराबर 0। देखिए हमको गुना करके 18 लाना है, जोड़ने घटाने पर माइनस 3 लाना है। तो हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं 18 6 18 6 3 माइनस 6 और प्लस 3 ले सकते हैं। x स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे माइनस 6x और प्लस 3x, इसको हम लोग लेंगे तो देखिए इसको जब घटाएंगे तो माइनस 3x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस 18 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ x और यहाँ 6 और यहाँ पे अगर 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ x माइनस 3। हमेशा जब गुणनखंड मेथड से बनाते हैं तो ये दोनों जो ब्रैकेट में आया है वो सेम आना चाहिए, यही इसका मेन पहचानने का तरीका होता है। बराबर 0 नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए, ये बराबर क्या है 0 है।
चलिए लास्ट में बराबर 0 है, इधर करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ x माइनस सिक्स एक्स माइनस दोनों को फिर से कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल x और यहाँ बचेगा +3, ये बराबर हो जाएगा 0। तो अब दो संख्या मल्टीप्लाई में हो 0 करना है तो या तो इसको 0 कीजिए तो इसको 0 कीजिए, या तो दोनों को 0 कीजिए। तो हम लोग दोनों को 0 करेंगे तब x माइनस सिक्स बराबर 0, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6। और एक बार करेंगे x + 3 बराबर 0, नहीं दिख रहा, चलिए ऊपर लिखते हैं इसको। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको, क्या आया, दो टर्म आया x माइनस सिक्स और x + 3 बराबर 0। जब हम लोग इसको 0 करेंगे तो x माइनस सिक्स बराबर 0, x का वैल्यू आ जाएगा 6। और जब हम लोग इसको 0 करेंगे x + 3 बराबर 0 तो x का वैल्यू आ जाएगा -3। अच्छा, x क्या माने थे, x जो माने थे वो हम आयत की लंबाई माने थे। तो आयत की लंबाई कभी नेगेटिव में हो सकता है, कोई भी नेगेटिव लंबाई हो सकता है क्या। हम बोलेंगे कि ये इसका जो लंबाई है, इसको जो मेजर करेंगे तो ये -3 मीटर है, -3 सेंटीमीटर। कभी हम लोग लंबाई को माइनस में मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू ये गलत हो जाएगा। तो अब फिर x का कितना वैल्यू, हम लोग देखे थे कि द्विघात समीकरण बना तो x का 2 वैल्यू आएगा, लेकिन एक वैल्यू गलत हो गया क्योंकि कभी भी लंबाई नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x का वैल्यू क्या बच जाएगा 6, यानी लंबाई मेरा क्या आ जाएगा 6। अगर लंबाई मेरा 6 आ जाएगा तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 6 - 3, और 6 - 3 कितना हो जाएगा 3। तो ये मेरा हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई। और दूसरा जो वैल्यू है -3 जो वो कट गया, क्यों, क्योंकि लंबाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। चलिए, द्विघात समीकरण से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसे मैंने इस वीडियो में करवाया। जिन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, जो भी इससे पहले बहुपद का, द्विचर वाले रैखिक समीकरण, युग्म का और वास्तविक संख्या का, वो भी आप मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब मैं आगे कोशिश करूंगा कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी वीडियो अपलोड करूं, ताकि एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाने में सहायता हो। वो वैसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं वीडियो अपलोड करूँगा। अभी ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है कुछ सब्जेक्ट, इसके बाद अगले वीडियो में फिर से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले चैप्टर का लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।